साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र समसामयिकी के द्वारा जो आर्थिकी 2021-22 पब्लिश की गई है, जिसमें भारत और विश्व से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े और तथ्य दिए गए हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर जिसको पर्यटन क्षेत्र से संबंधित जो चीज़ें दी गई हैं, पर्यटन क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र और आपकी जीएसटी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पर्यटन क्षेत्र से। तो पर्यटन जो है भारत सहित अनेक देशों में आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन है और विदेशी मुद्रा आय का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ाना और सुगम बनाना है। वर्ष 2020 के दौरान विदेशी पर्यटन आगमन 2.46 मिलियन जनवरी से नवंबर तक, ये अनंतिम आंकड़े हैं, ये इतना रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ये आपका -74.6% की वृद्धि दर्शाता है। मतलब कि यदि 2020 में जो लोग आए हैं विदेशी पर्यटक, इसकी यदि उससे पहले 2019 से यदि तुलना करेंगे तो 2019 की तुलना में जो पर्यटक आने वाले हैं, इनमें 74.6% की गिरावट दर्ज की गई है। क्यों? क्योंकि कोविड महामारी चल रही थी। जनवरी 2020 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय पिछले वर्ष की तुलना में -15.6% की वृद्धि, मतलब कि जो पिछले वर्ष जो विदेशी मुद्रा मिली थी उसमें जो है 15.6% की कमी हुई है। इसके साथ इस मतलब कमी के साथ जो है 44,203 करोड़ रुपए रही है। दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार 5 उप श्रेणियाँ ई वीज़ा की 5 उप श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? ई पर्यटक वीज़ा, ई व्यापार वीज़ा, ई चिकित्सा वीज़ा, ई चिकित्सा सहायक वीज़ा और ई सम्मेलन वीज़ा। इसके अंतर्गत 171 देशों के नागरिकों को ई वीज़ा सुविधा प्रदान की गई है। ई वीज़ा 28 नामित एयरपोर्ट और 5 नामित बंदरगाहों या शी पोर्ट के माध्यम से प्रवेश के लिए मान्य है। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिएगा, ई पर्यटक वीज़ा शुल्क को जो है 5 वर्षों के लिए उसको घटाया गया है और बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2020 के दौरान ई पर्यटक वीज़ा पर कुल 8.38 मिलियन विदेशी पर्यटक आए, जो पिछले वर्ष की तुलना में अर्थात 2019 से यदि तुलना करें तो इसमें जो गिरावट दर्ज की गई है 67.2% की गिरावट है। ये माइनस लगा हुआ है, माइनस मतलब कि इसमें गिरावट दर्ज की गई है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए 15 विषयगत परिपथों की पहचान की गई है। अब ये याद रखिएगा, पहले 13 थे, बढ़ के 15 हो गए हैं स्वदेश दर्शन योजना के तहत। तो ये जो 15 परिपथ हैं, इसमें कौन कौन से? पूर्वोत्तर भारत परिपथ, दूसरा बौद्ध परिपथ, तीसरा हिमालयन परिपथ, इसी प्रकार तटीय परिपथ, कृष्णा परिपथ, मरुस्थल परिपथ, जनजातीय परिपथ, पारिस्थितिकी परिपथ, वन जीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, रामायण परिपथ, विरासत परिपथ, तीर्थंकर परिपथ और सूफी परिपथ। तो ये कुल 15 हैं। तो ये तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत है। प्रसाद योजना के तहत वर्तमान में कुल 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 स्थलों की पहचान की गई है। पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना, या एक नई परियोजना है, प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना के तहत विकास के लिए देश के 19 प्रतिष्ठित स्थलों की पहचान की है। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए, कई बार सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है कि ये पर्यटन स्थल किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें उत्तर प्रदेश से 2 हैं, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। तो ध्यान रखिएगा, इन 19 प्रतिष्ठित स्थलों में उत्तर प्रदेश के 2 स्थल शामिल हैं, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के 2 हैं, अजंता और एलोरा, और वहीं दिल्ली से 3 लिए गए हैं, दिल्ली से हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला। गोवा से 1 है, कोलवा समुद्र तट। इसके अतिरिक्त राजस्थान से 1 है, अजमेर फोर्ट, तथा गुजरात से जो है ये 3 हैं, सोमनाथ मंदिर, धौलावीरा और स्टैचू ऑफ यूनिटी। वहीं मध्य प्रदेश से 1 है, खजुराहो, और कर्नाटक से हम्पी, तमिलनाडु से महाबलीपुरम, असम से काजीरंगा, केरल से कुमारकोम, उड़ीसा से कोणार्क और बिहार से महाबोधि मंदिर। इसके अतिरिक्त जो है इसके विभिन्न उद्देश्य, ये जो योजना है प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना, इसके विभिन्न उद्देश्य इस प्रकार से हैं। कौन कौन से? चयनित प्रतिष्ठित स्थलों का वैश्विक मानक के अनुरूप समग्र विकास करना, सुदृढ़ परिचालन और रखरखाव योजना, प्रतिष्ठित स्थलों का प्रचार और समर्थन करना, सामुदायिक प्रतिभागिता के माध्यम से रोजगार सृजन इत्यादि। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन में मौसमी चुनौतियों से निपटने और भारत को 365 दिवस गंतव्य के रूप में संवर्धन करने के लिए देश के आला पर्यटन उत्पादों
जैसे क्रूज, रोमांचक क्रीड़ा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, गोल्फ, पोलो, बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियों। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी पर्यटन, फिल्म पर्यटन, संधारणीय पर्यटन आदि की पहचान, विविधीकरण, विकास और संवर्धन करने की पहल की है। सरकार ने अब ई वीज़ा के साथ आने वाले क्रूज पर्यटकों को बायोमेट्रिक नामांकन की आवश्यकता से छूट दी है। इसके अतिरिक्त ई वीज़ा प्राप्त करने वाले पर्यटकों के लिए प्रवेश बंदरगाह जो है उनको से मुंबई, कोचिन, मोरमुगाओ, चेन्नई और न्यू मंगलोर है। ई मेडिकल वीज़ा और ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा के लिए 3 बार प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। क्या संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी FRRO या विदेशी पंजीकरण अधिकारी FRO द्वारा प्रत्येक मामले के मेरिट के आधार पर मामला दर मामला आधार पर 6 माह तक अवधि ये बढ़ाई जा सकती है। पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों को भारत में यात्रा से संबंधित सूचना प्रदान कर और संरक्षा तथा सुरक्षा की भावना पैदा कर सुविधा और सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2016 में हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं, इसमें ये हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, इसके अलावा जो 10 अन्य हैं अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कोरियन, चीनी, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश, इन नंबरों में टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। एक सेकंड यहाँ देखिए, ठीक है। तो टोल फ्री पर्यटक इंफो हेल्पलाइन शुरुआत की गई है। वहीं पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों को बेहतर योजना बनाने में सहायता करने और त्वरित पूछताछ समाधानों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर लाइव चैट सेवा इंटरफेस शुरू किया है। 23 अगस्त 2018 को बौद्ध संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के दौरान मंत्रालय ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इसके अतिरिक्त भारत पर्व जो 2020 मनाया गया है, इसकी जो मुख्य थीम थी वो महात्मा के 150 वर्ष, ये इसकी थीम थी। वहीं एक अलग परियोजना है विरासत गोद लें, अपनी धरोहर अपनी पहचान। इस परियोजना के अंतर्गत पूरे भारत में 25 स्थलों तथा 2 प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के लिए 12 स्मारक मित्रों के साथ 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कुछ आंकड़ों की भी चर्चा कर लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ आंकड़े हम लोग देख लेते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं ये 2019 के हैं। क्या है? 2020 के नहीं, 2019 के हैं। भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन की जो संख्या थी वो 10.93 मिलियन थी। तो इनकी जो वार्षिक वृद्धि दर रही है 2019 तक 3.5% रही है। वहीं विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी रही है? 26.92 मिलियन। तो यहाँ से ये पता चलता है कि भारत में विदेशी पर्यटक जितने आते नहीं, उससे ज़्यादा भारत से लोग बाहर जाते हैं। ठीक है, तो भारत से विदेश जाने वाले जो पर्यटक हैं इनकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 2.4% है। वहीं सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में जो घरेलू पर्यटक हैं, घरेलू पर्यटकों की संख्या 2321.98 मिलियन है और इसमें जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है? 25.3% है। वहीं पर्यटन से विदेशी मुद्रा जो आय है भारतीय मुद्रा के रूप में, इसको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है इसके आंकड़े को याद करना। वहीं वार्षिक वृद्धि दर ये देखें तो 8.6% की है और वहीं अमेरिकी डॉलर में जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 5.1% की है। इसके अतिरिक्त यदि वैश्विक परिदृश्य पे देखें तो पूरे विश्व में यदि देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की जो संख्या है वो कितनी है? 1460 मिलियन है और इसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 3.6% है। वहीं भारत के संदर्भ में कितना था? 3.5 था। तो भारत से ये ज़्यादा ही है वैश्विक स्तर पर। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां कितनी है? 1478 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इसमें वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.4% है। वहीं अब एशिया एवं पैसिफिक क्षेत्र की बात कर लें जिसमें भारत भी आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या कितनी है? 360.7 मिलियन और इसमें वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 3.7% है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां कितनी है? 443.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इसमें वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.6% की। विश्व में भारत की स्थिति यदि देखें पर्यटन में तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का जो हिस्सा है वो कितना है? 1.23% है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत के स्थान की यदि बात करेंगे तो 23वां स्थान आता है। हिस्सेदारी की परसेंटेज में देखेंगे तो 1.23% है और स्थान के रूप में 23वां है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में जो मुद्रा अर्जित होती है या राजस्व जो अर्जित होता है उसमें भारत का जो हिस्सा है वो 2.03% है और पर्यटन से जो आय सृजित होती है इसमें भारत का स्थान कितना है? 12वां है। वहीं एशिया एवं पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति की बात करें तो इसमें
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा 4.97% है एशिया एवं पैसिफिक क्षेत्र में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का स्थान कितना है? 8वां है। वैश्विक स्तर पर 23वां है और एशिया एवं पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति 8वां है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत का हिस्सा एशिया एवं पैसिफिक क्षेत्र में कितना है? 6.78%। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत का स्थान मतलब राजस्व सृजन में भारत का स्थान कितना है? 6वां है। वैश्विक स्तर पर 12वां है और एशिया एवं पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति 6वीं है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 2019 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन हेतु जो शीर्ष 10 सोर्स देश थे जहाँ से सबसे अधिक पर्यटक भारत में आते हैं, तो नंबर 1 पे बांग्लादेश है। जितने पर्यटक भारत में घूमने आए उसका 23.58% अकेले बांग्लादेश से है। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, टोटल का 13.83% यहाँ पर आए। यूनाइटेड किंगडम से जो है 9.15% लोग आए, मतलब टोटल जो विदेशी पर्यटक भारत घूमने आए उसमें से 9.15 यूनाइटेड किंगडम से थे। तो इस प्रकार से बांग्लादेश नंबर 1 पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पे है, यूनाइटेड किंगडम तीसरे पे है, ऑस्ट्रेलिया चौथे पे है, कनाडा 5वें पे है। नाम एक बार सबके देख लीजिए 10 तक, परंतु 5 तक याद रखिएगा। बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। 6ठे पे चीन है, 7वें पे मलेशिया है, 8वें पे श्रीलंका, 9वें पे जर्मनी और 10वें पे रूसी संघ है। आगे चलते हैं। अब पर्यटन से हट करके स्वास्थ्य क्षेत्र में देखते हैं तो कुल प्रजनन दर का वार्षिक अनुमान ये 2018 का है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, बाकी सबकी बात नहीं करनी है। तो देखिए प्रजनन दर में यदि हम पहले भारत की बात कर लें तो ग्रामीण स्तर पर प्रजनन दर जो भारत की है, पूरे भारत की देखें तो 2.4 है, 2.4 है। वहीं शहरी स्तर पर 1.7 है और ऑल ओवर कितना है? 2.2 है। तो ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्तर पर 2.4 है, शहरी पर 1.7 है और वहीं ओवरऑल कितना है? 2.2 है। अब देखें कि कुल प्रजनन दर का वार्षिक अनुमान जो है, कुल प्रजनन दर सबसे अधिक कहाँ पे है? तो सबसे अधिक आपका बिहार में है। कहाँ पे है? आप बिहार में देख सकते हैं, सबसे अधिक आपका बिहार में है। ये यहाँ ग्रामीण पर 3.3 है, शहरी में 2.5 है और ऑल ओवर देखेंगे तो सर्वाधिक प्रजनन दर आपका बिहार में 3.2 की, ये राष्ट्रीय लेवल से कहीं ज़्यादा है। वहीं यदि सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। यहाँ पर ग्रामीण, शहरी, ओवरऑल सब 1.5 ही है। वहीं यदि आप बात करें शहरी क्षेत्र में सबसे कम कहाँ पे है, केवल शहरी क्षेत्र की बात करें सबसे कम कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में शहरी क्षेत्र में कुल प्रजनन दर सबसे कम आपकी है 1.1 की। और इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 1.6 है, 1.6 है, ठीक है। और 1.6 यहाँ पे ग्रामीण पे भी है, शहरी पे भी 1.6 है और ओवरऑल भी 1.6 है। इसके अतिरिक्त हमें उत्तर प्रदेश का पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का ग्रामीण प्रजनन दर 3.1 है, शहरी प्रजनन दर 2.4 है और ओवरऑल प्रजनन दर कितनी है? 2.9 है। तो देखिए सबसे अधिक आपका बिहार का है ओवरऑल प्रजनन दर 3.2 और दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश का है 2.9 का, जबकि राष्ट्रीय लेवल पे कितना है? 2.2 का है। तो ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब मातृ मृत्यु अनुपात की बात कर लेते हैं। ये प्रति 1 लाख जीवित जन पे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 2000 जो लेटेस्ट आंकड़ा है 2016 से 18 का, इसको ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो भारत में कुल जो आपका मातृ मृत्यु अनुपात है, ठीक है, या रेशियो जो है वो कितना है? 113 है। कितना है? 113 है। सर्वाधिक कहाँ पे है? तो सर्वाधिक आपका असम में है 215। सबसे कम की यदि बात करेंगे, सबसे कम की कहाँ पे है? तो केरला में है। कहाँ पे? केरला में सबसे कम 43 है और सबसे अधिक असम में है। और वहीं उत्तर प्रदेश का भी हमें पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का कितना है? 197 है। इतनी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य 2021-22 के बारे में। तो 4 जून 2021 को मौद्रिक नीति समिति ने अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों या परिस्थिति के आकलन के आधार पर निम्न निर्णय लिया। पहला, चलनिधि समायोजन सुविधा जिसे LAF के नाम से जानते हैं, के तहत नीतिगत रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा जाए, इसको चेंज ना किया जाए, इसे फिक्स किया जाए 4% पे। तथा चलनिधि समायोजन सुविधा LAF के तहत प्रतिवर्ती अर्थात रिवर्स रेपो दर
5% और सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर और बैंक दर 4.25% पर अपवर्तित रखी जाए। तो इस प्रकार से रेपो दर 4%, CRR 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35, SLR 18%, बैंक दर 4.25, आधार दर 7.4 से लेकर के 8.8 तक। आगे देखते हैं MSF दर 4.25%, बचत जमा दर 2.7 से लेकर 3.0% तक। इसके अतिरिक्त खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में कम होकर के 2.7% पर आ गई, जो कि मार्च में 5.2% थी। अनाज, सब्जियों और चीनी की कीमतों में वर्ष दर वर्ष गिरावट जारी रही, जबकि ईंधन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। वहीं CPI मुद्रास्फीति वर्ष 2021-22 के दौरान 5.1%, इसमें तिमाही वगैरह दिया है तो इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। CPI मुद्रास्फीति वर्ष 2021-22 के दौरान कितना था? 5.1%। वहीं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वर्ष 2021-22 में 9.5% रहने का अनुमान है। वहीं मार्च 2021 में औद्योगिक उत्पादन में व्यापक सुधार दर्ज किया गया है और खनन और बिजली उत्पादन मार्च 2019 के स्तर को पार कर गया, मतलब महामारी से पहले जो स्थिति थी उस स्थिति को पार कर गया है, मतलब इसमें वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर GST के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखिएगा GST संबंधित कौन सा संशोधन अधिनियम था? 101वां। तो इस अधिनियम ने भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर GST का प्रावधान करता है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया है। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना, मतलब अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं की है, को स्थापित किया है। GST पूरे देश में एक समान दर से लागू होने के कारण संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ता एवं उत्पादकों के हितों का संरक्षण भी करता है। GST विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है, ठीक है। इसे प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है, जितना मूल्यवर्धन हो रहा है केवल उस पर ही टैक्स लगता है। भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिगत GST के 2 घटक हैं, केंद्रीय GST अर्थात जिसे CGST कहते हैं और दूसरा है राज्य GST जिसे SGST कहते हैं। किसी राज्य क्षेत्र में हुए लेन देन पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं। केंद्र जो है CGST लगाता है और कर संग्रह करता है, जबकि राज्य SGST लगाता है और उसका संग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269A का 1 के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST लगाया जाता है। यह CGST एवं SGST के योग के बराबर होता है। यह जो IGST होता है इसे केंद्र लगाता है एवं संग्रहित करता है तथा यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। GST में जो शामिल कर हैं, तो सबसे पहले केंद्रीय जो कर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो कर जो इसमें शामिल किए गए उसमें आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, इसके अतिरिक्त सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क अर्थात काउंटर वेलिंग ड्यूटी, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं उपकर मतलब सेस और सरचार्ज जो थे वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। राज्य कर जो इसमें शामिल किए गए, राज्य मूल्य संवर्धन कर था, जो बैट या बिक्री कर उसको शामिल किया गया इसमें। मनोरंजन कर, इसमें स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़ दिया गया है। केंद्रीय बिक्री कर, इसे केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित किया जाता है। चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर, ये सभी जो हैं इस GST के तहत GST में शामिल किए गए। क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में GST के लागू होने के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार GST की वजह से हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक की जाएगी और क्षतिपूर्ति का आधार वर्ष क्या है? 2015 से 2015-16 है। GST परिषद की बात करें तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद GSTC गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस काउंसिल का गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत 279A के तहत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करेंगे। इसी के अनुपालन में 12 सितंबर 2016 को GST परिषद के गठन को अधिसूचित कर दिया गया है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है और GST परिषद को GST पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त
संरचना की बात करें जीएसटी की, तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सदस्यों में से कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। वहीं सदस्य में केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त प्रभार। वहीं इसके अतिरिक्त राज्यों के वित्त मंत्री या कर मंत्री या वह जिन्हें राज्य नामित करें। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की दरों की बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को 5 भागों में बांटकर अति अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु एवं सेवाओं पर कर की छूट दी गई है। शेष वस्तु एवं सेवा वर्गों हेतु 5%, 12%, 18% और 28% तक कर लगाने का प्रावधान किया गया। ये 5 कैटेगरी में, ठीक है। जो एक तो जो छोड़े गए हैं वो कैटेगरी हो गई जिसमें कोई टैक्स नहीं, जीरो टैक्स वाला है। जीएसटी के अंतर्गत 40 लाख रुपए, जो कि पहले 20 लाख रुपए था, तो 40 लाख रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं 40 लाख रुपए से अधिक तथा 1.5 करोड़ रुपए से कम का कारोबार करने वाले व्यापारियों उद्यमियों हेतु कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।